राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक रोज एक पति अपनी पत्नी की शरीर को मुखाग्नि देकर घर लौट रहा होता है। वो अभी जैसे ही घर पहुंचा है, अचानक वो घर में घुसते ही बेहोश हो जाता है। सभी लोग उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं और उसको होश में लाने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे वो होश में आता है, उसको एक नई खबर सुनने को मिलती है, जो कि उसके बेटे से जुड़ी हुई होती है। उसका बेटा 11 साल का, नाम होता है कार्तिक। कार्तिक वो लड़का जो कि अपने पिता को कह रहा है देखकर कि पापा, मम्मी तो यहीं पर हैं, तुम कहाँ गए थे। अरे, उसकी मम्मी है, उनके साथ 3-4 लोग हैं, बड़े भयावह दिख रहे हैं। उनको देखने पर डर लग रहा है, लेकिन मम्मी रो रही हैं, बार बार उसकी तरफ हाथ कर रही हैं, मुझे पकड़ना चाहती हैं, लेकिन वो मुझे पकड़ नहीं पा रही हैं। अरे, ये देखो, वो तुम्हारी बगल में खड़ी है और तुमसे कुछ कह रही हैं। वो व्यक्ति बड़ी ही हैरानी से अपने बेटे की आंखों में घूरता है और कहता है, बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है। पता है तेरी माँ कहाँ गई है। तेरी माँ उस जगह गई है जहां से वो कभी भी वापस नहीं लौट सकती है। लेकिन वो 11 साल का बच्चा फिर अपने पिता से कहता है, नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। उसकी माँ तो तुम्हारे बगल में खड़ी है, 3-4 लोग और भी खड़े हैं। इतनी बातों को सुनने के बाद वहां जो भी इंसान मौजूद था, सभी लोग हक्के बक्के रह गए। वो सोचने लगे, इस गमगीन घर में ये बेटा जिसकी माँ अभी अभी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई, वो ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है, या फिर इस पर तनाव ने ऐसा घेरे डाल दिया कि इसको चारों तरफ इसकी माँ ही दिखाई दे रही है। शायद यह लड़का अपनी माँ के जाने का गम झेल ही नहीं पाया। लेकिन वह लड़का सभी को डांट रहा है और कह रहा है उसकी मम्मा यहीं पर खड़ी हैं। दोस्तों, सभी के बार बार देखे जाने पर किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। सभी लोग कहते हैं, इस बच्चे को शांत करो, इसको समझाओ। तभी वहां पर उस कार्तिक की बुआ आती हैं और फिर वो उस बच्चे को गोद में ले जाते हुए अपने घर के अंदर ले जाते हैं। वहां पर उसको पानी पिलाकर चुपचाप से बिठाती। दोस्तों, ये कहानी ऐसी है जिस कहानी ने दिल्ली जैसी राजधानी में सभी लोगों को हिला कर रख दिया। आप भी जब ये इस कहानी को जानेंगे तो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आखिरकार ये कैसी बातें आज मैं तुम्हारे सामने लिख कर रहा हूँ। लेकिन ये कहानी ऐसी है जो कि हमसे आपसे जुड़ी हुई है। शायद आप इस कहानी को ढंग से देखें, समझें, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ भारत देश की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली में परिवार रहा करता। परिवार ऐसा जिसमें मनोज तिवारी नाम का शख्स रहा करता। मनोज, जो कि ऑटो रिक्शा खरीद लिए हैं उसने कई सारे, और उनको किराए पर चलवाता है। वो डेली की 1,000 रुपये लेता है। लेकिन जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वो 1,000 से ऊपर की जो कमाई होती है उसको अपनी जेब में रखते हैं। बाकी जो सीएनजी वगैरह है उसको खुद डलवाते हैं, और 1,000 रुपये मनोज तिवारी को रोजाना देकर जाते हैं। अब इस प्रकार से मनोज तिवारी ने काफी अच्छी जो रकम है वो इकट्ठी कर ली। मनोज तिवारी के घर करीब 11 साल पहले ये बच्चा कार्तिक जन्म लेता है। कार्तिक को पाकर मनोज और मनोज की पत्नी मतलब बहुत भारी खुश हुए। इन्होंने और प्रयास किए कि उनको और भी बच्चे हो जाएं, लेकिन कारण बहुत सारे रहे कि इनके घर में कोई दूसरा बच्चा नहीं आ सका। इन दोनों ने अपने आप को ढंग से समझाया कि कोई बात नहीं, एक अकेले बच्चे पर भी तो जिंदगी काटी जा सकती है। बस इसी तरह की सोच को रखते हुए वो आगे अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। धीरे धीरे ये बच्चा भी बड़ा होने लगता है, और अब ये इस समय 5वीं क्लास में पढ़ा करता है और इसकी पढ़ाई बड़े ढंग से चल रही है। इसकी मम्मी को मंडी जाना था, यानी कि सब्जी मंडी कुछ खरीदारी करती। वो एक हाईवे है जो गाजियाबाद की तरफ जाता है। वहां उस हाईवे पे देखती हैं कि कोई छोटा बच्चा है और जो हाईवे पे चलता हुआ जा रहा है। ये महिला अपने आप को नहीं रोक पाती हैं और वो सीधी आगे बढ़ती हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हाईवे पे बहुत तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ती हैं। वो महिला वहां पर गई और अचानक से सक पका गई, क्योंकि उन्होंने देखी गाड़ी तेज रफ्तार में उनकी तरफ बढ़ रही है। वो इतने अपने आप को बचाती, वो गाड़ी उनके शरीर से टकरा चुकी थी, और जैसे ही टक्कर लगी वो महिला हवा में उछली, नीचे गिरी और बस उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
दोस्तों उस महिला को आनंद फानन में हॉस्पिटल तो ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कह दिया कि ये महिला की जान जा चुकी है। जबकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने देखा था कि उस हाईवे पर कोई बच्चा वगैरह कोई था ही नहीं। ये महिला अचानक से उस बैरिकेड को कूदते हुए उस रोड पर जा पहुंची और गाड़ी से टकरा गई। खैर ये तो एक अलग कहानी है कि कौन था कैसे था, लेकिन उस महिला के जो पति हैं मनोज के पास जैसी सूचना पहुंची कि भाई तुम्हारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ हॉस्पिटल में आ जाइए, वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। अब जो ये महिला है इनका शव रखा हुआ था मोर्चरी में। अब मोर्चरी में जैसे इन व्यक्ति ने अपनी पत्नी की शिनाख्त करी, ये बहुत ही बुरी तरह से रोए, दहाड़े मार मार कर, और इन्होंने कहा कि बस उनका तो सब कुछ लुट गया। और ये अकेले नहीं थे, तब तक इनका बेटा कार्तिक भी आ चुका था। बच्चे को उसकी माँ का चेहरा नहीं दिखाया गया, कहीं उससे कोई गम ना झेले। उस बच्चे को और उसके पिता राकेश को, उसके पिता बच्चे को और उसके पिता मनोज तिवारी को बाहर बेंच पर बिठा दिया गया। और कुछ समय बाद लोग कहने लगे, अरे मनोज तुम घर चलो भाई। लेकिन मनोज साफ शब्दों में कहता है कि वो घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और वो उसको अकेले छोड़कर कैसे जाएगा। लोगों ने दलीलें दी कि अब तेरी पत्नी यहां पर है कहाँ, अरे उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, तुम अब घर चलो। लेकिन उसने साफ कह दिया कि वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा, हर दुख में हर सुख में। लेकिन यहां पर उस मनोज के पास बैठा हुआ वो लड़का कार्तिक, वो कहता है अपने पापा से कि सुनो, तुम बार बार ये मत कहो कि मम्मी मर गई हैं, ऐसा नहीं है, वो तो यहीं पे तो खड़ी है तुम्हारे पास, देखो तुमको छू रही हैं, तुमसे बात करना चाह रही हैं। अब एक बच्चे के मुंह से जब ये बातें एक पिता सुने और वहां पर खड़े जो लोग थे वो सुने, वो सोचेंगे तो उन पर क्या बीतेगी। सभी लोग अपने आसपास देखने लगे, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो लड़का कह रहा है, पापा तुम्हें देख देख कर मम्मी भी रो रही हैं। अब ये बात कैसे और कौन मान ले, ये बड़ी हैरानी थी। लेकिन वहां पर मौजूद जो शख्स, जो और लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई इस बच्चे के दिमाग पर कोई गलत प्रभाव पड़ गया है, ये अपनी माँ के जाने का गम सहन नहीं कर पाया है, इसको कहीं ज्यादा देर ना हो जाए इसलिए घर पहुंचा दो। कुछ लोग उस लड़के कार्तिक को वहां से ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कार्तिक साफ साफ मना करता है कि वो अपने पिता के साथ ही रुकेगा। तभी उस कार्तिक की बुआ वहां पर आती हैं और फिर वो उस कार्तिक को प्यार से समझाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे भाई बहन जो उन बुआ के बेटे हैं वो सब घर में हैं और तुम्हारा इंतजार करने, चलो हम घर चलते हैं, पहले हम बैठेंगे बातचीत करेंगे। उसको खेल लगाया और उसको अपने साथ लेकर घर आ गई। रात हो गई थी, रात भर वो बॉडी हॉस्पिटल में रही। दूसरे दिन उनका पोस्टमार्टम हुआ और फिर वो बॉडी उस मनोज तिवारी को दे दी गई। मनोज तिवारी अपनी पत्नी की जो बॉडी है उसको सीधा घर नहीं ले जाकर सीधा शमशान घाट ले गया। लोगों ने मना करते घर मत ले जाओ भाई, दिक्कत हो जाएगी, लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा आप सब लोगों ने देखा भी होगा, यदि किसी जवान व्यक्ति की या महिला की जान जाती है तो बहुत बुरा हाल होता है। और ये किसी के घर में कभी भी हो सकता है, भगवान करे कभी किसी को ऐसा दुख या गम ना मिले। लेकिन फिर भी जो सच है वो तो कहना पड़ेगा। अब इस जर जो घर है, एक जो मनोज तिवारी है वो अपनी पत्नी को अंतिम संस्कार करके जैसे घर लौटते हैं, घर में घुसते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। सभी लोग घबरा गए, क्या हुआ क्या हुआ। उनको इतने होश में लाने का प्रयास किया गया। मनोज तिवारी सुनते हैं कि उनका बेटा यहाँ पर घर पर भी ऐसी ही बातें कर रहा है। और तभी वो बच्चा कार्तिक सीधा आता है अपने पिता के चेहरे पर हाथ लगा कर कहता है, पापा मम्मी कहीं गई नहीं है, वो यहीं पर है, इसी घर में मौजूद है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उनसे बात करवा दूं। वो एक पिता अपने चेहरे पर बेटे के चेहरे को ऐसे देख रहा है, यार तू कह क्या रहा है। लेकिन अब ये बात जो कह दी उस कार्तिक ने तो कह दी, उसको शायद कुछ दिखाई दे रहा हो। और वो कार्तिक कहने का, पापा मम्मी तो यहाँ खड़ी हैं और अब वो तुमसे ये कह रही हैं, अब वो तुमसे ये कह रही हैं। मतलब कि एक ऐसी स्टोरी बनने लगी जिसको लोग बड़ी गौर से सुन तो रहे हैं, लेकिन वो ये ढूंढ रहे हैं कि इस कार्तिक को दिखाई कौन दे रहे हैं।
समझ में नहीं आ रहा। अब ये बात तो कहीं ना कहीं किसी न किसी दिल को छुएगी, लेकिन सभी लोग उस गमगीन माहौल में कोई फालतू की वार्ता नहीं करते हैं, उन पिता पुत्र को दोनों को समझाते हैं। लेकिन वो जो बच्चा है, कार्तिक बार बार अपने पिता से कहता है कि पापा, मम्मी को वो लोग ले जाने आए हैं, लेकिन मम्मी यहाँ से जाना नहीं चाहती। मैं भी नहीं चाहता कि मम्मी यहाँ से जाए, आप लोग उनको रोक लो। अरे, वो यहाँ से चली जाएंगी तो फिर हम लोग कैसे रहेंगे? उस बच्चे की उन भावुक बातों को जो भी सुनता, बस रो पड़ता। माहौल काफी ज्यादा गमगीन हो गया। सभी लोग बड़े हैरान, परेशान। और वो बुआ, जो कि उस भतीजे को बार बार समझाने का प्रयास कर रही है, वो अपनी बुआ से भी कह देता है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम थोड़ी समझोगी। अरे, उसको उसकी मम्मी के पास जाना है। इन बातों को सुनने वाली वो जो बुआ है, बड़ी हैरान हुई। और वो परेशान यूं हुई कि आसपास की जो महिलाएं वो कहने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी माँ तो गई है, कहीं ये अपने बेटे को ना ले जाए। अब इस बात पर बहुत से लोगों ने गौर किया, उस बुआ ने भी गौर किया। और फिर उनके पड़ोस में रहने वाले जो ब्राह्मण पंडित जो कर्म करते हैं, पंडिताई करते हैं, उनके पास गए और उनसे कहने लगे, ये पंडित जी, आप हमें थोड़ा सॉल्यूशन दे दो। हमारा जो भतीजा है ना, बड़ा परेशान है। तुम्हें ये तो पता है कि मनोज भैया की जो घरवाली, उनका तो शरीर पूरा हो गया, लेकिन ये बच्चा उनको देख रहा है। तो पंडित जी ने बड़े ध्यान से और कुछ ऐसी गूढ़ रहस्य वाली बात बताई, जो कि शायद आप लोग भी जानते होंगे। पंडित जी ने कहा कि गरुड़ पुराण के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो 12 या 13 दिन तक उसकी आत्मा उसी घर के इर्द गिर्द भटकती है, उन लोगों से मिलती है जो कि उनके अपने हैं। लेकिन यदि वो कुछ जुड़ाव देखते हैं, कुछ लगाव देखते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं, तो वो आत्मा वहीं पर भटकती रह जाती है। वो आगे जो लोग हैं उनमें गमन नहीं करती है। वो यम लोग जाती हैं और उनको सजाएं मिलती हैं। लेकिन वहां पर हो सकता है जो कार्तिक की जो माँ है, उनका शरीर, जो मतलब कि सूक्ष्म शरीर है, एक आत्मा के रूप में, वो उसको दिखाई दे रहा होगा। अब इन बातों को सुनकर वो बुआ वहां से जाने लगती। तभी पंडित जी कहते हैं कि देखो, यदि तुमने उस बच्चे को अकेला छोड़ा, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो महिला जिसकी जान गई है, वो अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए ले जाए। इतनी बात सुनते ही वो बुआ सीधी घर की तरफ भाग खड़ी हुई। सीधे घर जाकर उसने उस बच्चे को, कार्तिक को, ढंग से संभाला। बस उसके इर्द गिर्द घूमती रहती। और यहाँ पर जो कार्तिक है, कभी किसी कोने में जाकर खड़ा हो जाता है, कभी किसी कोने में जाकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता, अरे मम्मी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चाय पी लो, तुम रोटी खा लो, तुम वो क्या कर रही हो? तुम्हारे पास कौन खड़ा है? कौन है ये अंकल? कौन है ये आंटी? बहुत सारी बातें किया करता। उसके इस व्यवहार से वो बुआ बड़ी परेशान हुई। किसी ने सलाह दी कि इस बच्चे को गंगाजल पिला दो, ये आराम से सो जाएगा, क्योंकि कार्तिक को रात को भी नींद नहीं आती। रात को तो उसकी हालत और ज्यादा विकराल हो जाया करती। दिन में तो वो खेल लगता, लेकिन रात को तो वो अकेला रह जाता। अब वो अकेला किसके साथ बात करे, कैसे बात करे, ये थोड़ी चिंता का विषय था। अब ये बात यहाँ तक सीमित नहीं हुई। जब तक गंगाजल का थोड़ा बहुत असर रहा, वो बच्चा शांति से लेटा। लेकिन थोड़ी देर में ही उसको होश आया और फिर वो वही बातें करने लगा कि मम्मी, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अरे, मेरी मम्मी मेरे पास आ गई। बहुत सारी बहकी बहकी बातें करने लगा। और दोस्तों, यहाँ पर वो बुआ भी बड़ी परेशान। लेकिन अभी उस कार्तिक की माँ के मरे लगभग 6 दिन ही बीते थे। एक रात कार्तिक चुपचाप अपने बिस्तर से खड़ा हुआ। उसकी बुआ उस पर एक नजर बनाए हुए थी। वो बुआ देखती है कि उसका बेटा कार्तिक चुपके से दरवाजा खोलता है। वो घर से बाहर निकल ही रहा होता है, तभी वो बुआ खड़े होकर उस कार्तिक की बाजू को पकड़ रही थी। लेकिन कार्तिक में इतना जबरदस्त ताकत आती है कि वो बुआ के हाथ को हटाने की भरकस कोशिश करता है। लेकिन वो बुआ भी किसी जिद पे ही अड़ी थी। वो उस बच्चे कार्तिक को अपनी ऐसे करके दोनों हाथों में जकड़ लेती है, नहीं छोड़ती, नहीं जाने देती है। और वो चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, भाभी, तुम चुपचाप इस घर से चली जाओ। जब तक तुम जिंदा थी, हमारा तुम्हारा रिश्ता था, हमसे भी, इस बेटे से भी। लेकिन अब तुम यहां से जा चुकी हो। अब तुम्हारा हमसे और इस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम क्या चाहती हो?
तुम्हारी इस आखिरी निशानी को मैं ऐसे ही मिट जाने दूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, तुमको यहाँ से जाना ही होगा। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे बहुत सारे कर्म करने भी आते हैं, कहीं तुम बहुत बाद में पछताओ। तभी अचानक वो बच्चा बेहोश हो जाता है, बिल्कुल लटक गया। वो बुआ बड़ी परेशान हुई, उस बच्चे को लेकर भागी हॉस्पिटल के लिए। डॉक्टरों ने जब उस बच्चे का बीपी नापा, तो वो भी ब्लड प्रेशर जो बच्चे का था वो बहुत ज्यादा, अब बहुत ज्यादा डाउन हो रहा था, यानी कि झूल रहा था। बच्चे को होश नहीं। बच्चा करीब 3 दिन तक बेहोश रहा, उसको कोई होश नहीं। बच्चे की बॉडी के जो अंग है वो प्रॉपर काम करने, लेकिन उसको होश चेतन अवस्था में नहीं आया वो। लेकिन जो बुआ थी, उसकी सूझबूझ के कारण वो भाभी उस घर को छोड़कर गई है या नहीं गई, वो तो कार्तिक के दोबारा होश आने पर ही पता चलेगा। 3 दिन बाद जब कार्तिक को होश आता है, कार्तिक जब घर जाता है, तो वो अब सामान्य था। ना तो वो माँ को लेकर बात करता, ना किसी और के लिए बातें करता। उससे जब पूछा गया कि तुम्हारी माँ दिखाई देती हैं, कहाँ है वो, कैसे हैं, तो कार्तिक ने साफ साफ मना कर दिया कि उसको कोई दिखाई नहीं देता। कहाँ है उसकी माँ? उसकी माँ तो मर चुकी है, जा चुकी है, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। तब जाकर एक बुआ को तसल्ली हुई कि वो जो उसकी भाभी थी, कार्तिक की माँ, अब इस दुनिया से जा चुकी है। अब उसकी आत्मा पता नहीं कौन से लोक में भ्रमण कर रही होगी, या सजा पा रही होगी, या फिर पुण्य पा रही होगी, वो गई यहाँ से। तब जाकर एक बुआ की सूझबूझ ने एक भतीजे की जान बचाई, क्योंकि वह जो माँ थी, माँ की आत्मा उस बच्चे को अपने साथ ले जाती। और आपने भी बहुत सारे ऐसे केस सुने होंगे जहां पर किसी भी महिला की यदि ऐसी किसी कारणवश कोई जान चली जाती है, या फिर जानबूझकर कुछ किया होता है, उनकी आत्माओं ने अपने बच्चों को छोड़ा नहीं। एक और किस्सा है मेरे पास, मैं वो आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सच्ची कहानी बताऊंगा, अपनी निजी कहानी बताऊंगा, अपने आसपास की कहानी बताऊंगा, जो कि निहायत ही सच है। और जो इसी बात पर आधारित है, कैसे एक माँ पहले तो अपने शरीर को खत्म करती है, और फिर उसी कुएं में अपने बेटे की जान ले लेती है, उसी जगह पर, उसी तरीके से। क्या आप इस कहानी को सुनना चाहेंगे? मेरी आपसे विनती है कि यदि आप इस कहानी को सुनना चाहते हैं, तो प्यारा सा कोई भी कमेंट करके जरूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझको मोटिवेशन मिले, और मैं थोड़ा ढंग से उस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। मिलूंगा कल, लाऊंगा एक अनोखा एपिसोड, एक अच्छी कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिजनों का बखूबी ख्याल रखते रहें। राधे राधे।